जय हिंद प्यारे दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने हिरायस इंग्लिश ग्रामर के बारे में पूरा डिटेल बताया था कि इसमें टोटल 27 चैप्टर्स हैं, जिसमें मैंने नाउन चैप्टर के बारे में आपको पूरा डिटेल बताया था। और इतना डिटेल जिसमें कि मैं सिर्फ बता रहा था तो मुझे इतना समय लगा, और इसके जितने कंटेंट थे, चाहे वो नाउन के बारे में, चाहे उसका डेफिनेशन हो, आइडेंटिफिकेशन हो, पर्पस हो, क्या है, उन सभी के बारे में हमने डिटेल अध्ययन किया था। और इसमें से बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आया कि ये बुक कैसे परचेज किया जाए। तो आप लोग के लिए परचेज के लिए तो वहाँ पे जो नंबर है, उस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपको वो बुक आपके एड्रेस पे सही सलामत पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देरी ना करें, ठीक है, जल्दी से जल्दी इस बुक को ऑर्डर करें, जिससे कि आप लोग भी मेरी तरह, कम से कम एटलीस्ट मेरी तरह, उस ज्ञान गंगा सागर में डुबकी लगा सके जो मैं आज लगा के फिर आपके सामने नया चैप्टर लेके आया हूँ। आज मैं आपके सामने जो डिस्कस करूंगा वो प्रोनाउन प्रोनाउन में क्या खासियत है इस बुक में, वो सारे छोटी छोटी बातों को बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, दूर दूर देश में जो बच्चे गांव में बैठे हुए हैं, जिनको लगता है कि इंग्लिश उसके लिए बहुत ही विशाल है, उसका मैथ बहुत अच्छा है लेकिन इंग्लिश वो कमजोर है, इंग्लिश के बिहाफ पे वो अच्छे से एग्जाम नहीं निकाल पा रहा है, तो ये बुक उसके लिए गीता किस तरह है। जैसे अर्जुन ने, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता समझाया था, सेम उसी प्रकार से इस बुक को यहाँ पे लिखा गया आप लोगों के लिए, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों के लिए बहुत सरल भाषाओं में यूज किया गया। आप इस बुक का एक एक लाइन अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपको कोई टीचर ही पढ़ा रहा है, आप खुद नहीं पढ़ रहे हो। खुद में आप ये अनुभूति महसूस करोगे कि आप स्वयं एक टीचर हो। इस बुक की ये खासियत है। आज हम लोग इसके दूसरे चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें क्या है, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या है, लास्ट क्लास में आपको प्रोनाउन बताया गया था, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन नहीं बताया जाएगा, यहाँ पे द प्रोनाउन बताया जाएगा। द इसलिए लगा है इसके आगे क्योंकि इसको खास बनाया गया है। इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें बताई गई है जो आपने पहले नहीं सुना होगा। ठीक है, पहले बिल्कुल नहीं सुना होगा, इसमें कुछ ऐसी बातें भी है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप प्रोनाउन को अच्छे से पढ़ते हैं तो इसमें दो चीजें क्लियर हो जाएगी। एक तो आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोनाउन से रिलेट जब आप पढ़ते जाएंगे तो इसमें जो क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन है वो भी आपका क्लियर होगा। एंड देन जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ईच एवरी इधर नीदर नन करके जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो सब कुछ बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग प्रोनाउन जो कहीं नहीं मिलता है वहां पे मिलेगा। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, जिसको रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक प्रोनाउन में यूज किया जाता है, यहाँ पे कंपाउंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझाया गया बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर की तरह। एक और जैसे प्रोनाउन, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे उसमें प्रोनाउन को प्रेपोजिशन से जोड़ा गया है, प्रोनाउन का क्या स्तर होना चाहिए, किसके अनुसार होना चाहिए, तुलनात्मक दृष्टि से क्या होना चाहिए, इन अब जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे अच्छे से। जैसे आप रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आपको जैसे क्या है, हु, हुम, हुज, विच, दैट, बट, सो, एज, सभी के विषय में भी सबके साथ वो क्लियर किया गया है। तो अब चलते हैं, देरी विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना समय बर्बाद किए हुए हम उस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जहां कि हमें आज वो गीता का सार मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, प्रोनाउन के बारे में यहाँ पे आपको मेरा चेहरा थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन जो कंटेंट है वो ज्यादा साफ दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट थोड़ा सा कम कर दिया गया है, जिससे आप कंटेंट जो आपको पढ़ना है वो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है। तो हम द प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे। द किसी भी वर्ड के पहले तभी लगता है जब वो कोई खास होता है, तो यहाँ पे कुछ खास होने वाला है। इसलिए ये चैप्टर का, ये जो बुक का तीसरा चैप्टर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको पता है कि अगर आप प्रोनाउन अच्छे से पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक है कि इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होगा कि कैसे प्रोनाउन का प्लेस क्या है, ये है। अब हम इसको ऐसे ना बता के हम बुक में कंटेंट के थ्रू देखते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे यूज किया गया है। राइट, देखिए, सबसे पहले बुक में डेफिनेशन बताया गया है कि डेफिनेशन क्या है, और उसके एग्जाम्पल को बहुत बेहतर ढंग से समझाया गया है, एक एक एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या उद्देश्य है, प्रोनाउन हम क्यों पढ़ते हैं भाई, इसका क्या उद्देश्य है, उसके बारे में बताया गया है। इसके फंक्शन, कार्य, प्रोनाउन का काम क्या क्या करता है, वो एक सेंटेंस में प्रोनाउन काम क्या क्या करता है, इस विषय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है। अब देखिए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को भी कितने अच्छे से
पूरा चार्ट के थ्रू समझाया गया है, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव बताया गया। अब इसमें से देखिए सबसे पहले जो डिफाइन किया गया है वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन के विषय में जो उसका डेफिनेशन है वो चीजें क्लियर है। उसके बाद प्रोनाउन का चार्ट बताया गया कि कौन से पर्सन में कब सब्जेक्टिव केस होगा, कब ऑब्जेक्टिव होगा, कब पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा, कब ये पजेसिव प्रोनाउन बनेगा, इसका क्या क्या काम है और किस तरह से इसको यूज किया गया है, इस तरह से। अब यहाँ पे केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांट के बताया गया है, जिसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस बताया गया है। सब्जेक्टिव केस को पूरा डिटेल किया गया है कि क्या क्या सब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या पजेसिव है। इन चीजों पे थोड़ा सा आप गौर करेंगे और विद एग्जांपल। सबसे बड़ी चीज क्या है, एग्जांपल, और हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए पर्सन को क्लियर किया गया है कि क्योंकि आप जब भी कोई भी व्यक्ति कोई भी टीचर आपको टेंस पढ़ाते हैं तो वो सब क्या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को, वहां पे आपको प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। तो आप प्रोनाउन को यहाँ से अगर अच्छे से समझेंगे पर्सन को, तो ऑटोमेटिक है कि टेंस वाले चैप्टर में भी आपको बहुत सहूलियत मिलेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो पर्सन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन को अलग अलग करके समझाया गया कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, बोलने वाला व्यक्ति, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं उसको थर्ड पर्सन कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है। अब पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई है, जो कि पॉइंट टू पॉइंट करके सब कुछ अच्छे से क्लियर किया गया है। इसको ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे और हर एक चीज इसमें क्या है कि जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं, जितना भी रूल आपको बताया जाएगा, उसके कम से कम 8 से 10 हाँ, 8 से 10 एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। अब पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बहुत कुछ बताया गया। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन का जो पर्सनल प्रोनाउन का प्लेस है उसके बारे में बताया गया कि कैसे है, कौन किस अनुसार हम पर्सनल प्रोनाउन को प्लेस में रख सकते हैं और किस तरह से नहीं रख सकते हैं। अब जैसे ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन को पूरा क्लियर करके समझाया गया है कि क्यों होता है, कैसे होता है। इसके नोट्स पूरे क्लियर करके दिए गए हैं कि किस तरह से करना है। ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन को क्लियर करना है आपको। अब देखिए यहाँ पे इम्पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया गया है। अब इम्पर्सनल प्रोनाउन जिसको एकमात्र प्रोनाउन इट के रूप में जाना जाता है। आपको याद होगा, अगर आप बच्चे अगर सीडीएस की तैयारी कर रहे होंगे तो सीडीएस के एग्जाम में आजकल पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन इट करके पूछा जाता है और उसमें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, इट पर्सनल और इम्पर्सनल। तो वहां पे इम्पर्सनल आंसर होता है, लेकिन 90% बच्चे क्या करते हैं, पर्सनल आंसर करके आते हैं। तो आपको इस चीजों में भी चेक करना होगा कि कहाँ पे पर्सनल क्या होता है, इम्पर्सनल क्या होता है, इम्पर्सनल को कैसे डिसाइड करेंगे आप, इन चीजों पे क्या काम करना है। अब इम्पर्सनल में इट से संबंधित सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है कि इट से कैसे यूज करना है। इस तरह से आप ऑर्डर और पर्सनल प्रोनाउन को अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद पजेसिव प्रोनाउन के बारे में पूरा डिटेल अध्ययन करवाया गया आपको यहाँ पे कि किस तरह से आप इंडिकेट करेंगे पजेसिव प्रोनाउन का। अब पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट, तथ्य जो है यहाँ पे आपके सामने रखा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव, पजेसिव और क्या है, सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन, इसको भी क्लियर किया गया है। सब्जेक्टिव में आई, वी, यू, ही, सी, दे, वन, इट को रखा गया है। पजेसिव में माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, वंस और इट्स को रखा गया है। और पजेसिव प्रोनाउन में माइन, योर्स, आर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर को रखा गया है। अब इसके सारे के सारे एग्जाम्पल पूरा क्लियर किया गया है कि कैसे आप पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में अंतर को समझ सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है बच्चे कि कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को समझाया गया है, जिसमें कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्पैथिक प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। अब सब्जेक्टिव केस के साथ किसके साथ कौन सा प्रोनाउन लगता है, कब ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर होता है, कब ये प्लूरल होता है, सभी चीज का डिटेल तरीके से बताया गया है कि इन चीजों से देखकर आप रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पे इसके 2 भागों में बांटा गया है, रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक। तो रिफ्लेक्सिव को अच्छे से बताया गया कि कहाँ कहाँ आप रिफ्लेक्सिव का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे स्तर में चीजों को कैसे आप इम्पैथिक को पढ़ेंगे, इम्पैथिक का क्या यूज है, कहाँ से इसका यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, इन चीजों पे काम करेंगे और इससे क्वेश्चन बन के आता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को बहुत बेहतर ढंग से समझाया गया है कि जहाँ पे ईच, एवरी, ईदर, नीदर को क्लियर करना है आपको। इससे सब्जेक्ट व एग्रीमेंट के भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक ईच कब प्रोनाउन बनता है, कब एडजेक्टिव बनता है, इसके बारे में भी पूरा क्लियर किया गया है कि कब ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा, कब ये एडजेक्टिव के रूप में आएगा। इन सभी चीजों को क्लियर किया गया है यहाँ पे।
एक-एक महत्वपूर्ण तथ्य देके एक-एक पॉइंट को क्लियर करते हुए दिया गया है। इसके बाद आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसमें कि आप एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एनीथिंग के बारे में पढ़ते हैं। इसका क्या यूज़ है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको सब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज़ करते हैं, अगर ये सब्जेक्ट बनता है तो इसका वर्ब क्या होना चाहिए, इसका प्रोनाउन क्या होना चाहिए, इसका डिटेल तरीके से बताया गया है। आपको एक-एक चार्ट के थ्रू बताया गया है कि कब ये डिटरमिनर होता है, जब बॉडी में यूज़ होता है तो पर्सन के लिए, थिंग में यूज़ होता है तो वस्तु के लिए, अगर वन होता है तो काउंटेबल नाउन के लिए, अगर वेयर होता है तो ये प्लेस के लिए इंडिकेट किया जाता है। ये सभी चीज़ें आपको क्लियर किया गया है इस लाइन में। अब यहाँ पे देखिए जैसे-जैसे आप आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, बहुत छोटे-छोटे पॉइंट जिसका एक्सप्लेनेशन इस बुक के माध्यम से आप लोगों के लिए किया गया है। जहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है? तो वहाँ पे आप जैसे डायरेक्टली चीज़ों को बताया जाता है, नथिंग बट के बाद दोनों काउंटेबल। अब काउंटेबल नाउन आए या अनकाउंटेबल आए, सिंगुलर आए या प्लूरल आए, लेकिन यहाँ पे क्या आता है, वर्ब सिंगुलर होता है। ये आपको सब्जेक्ट व एग्रीमेंट में पढ़ाया जाता है, लेकिन प्रोनाउन में बताया गया है। जब आप सब्जेक्ट एग्रीमेंट तक जाते हैं तो ये आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाता है और चीज़ें आपके समझ में आने लगती है। इसके बाद देखिए बच्चे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पूरा क्लियर किया गया है। कहाँ पे आप दिस का यूज़ करेंगे, कहाँ दैट का यूज़ करेंगे, कहाँ दीज़ का यूज़ करेंगे, कहाँ दोज़ का यूज़ करेंगे। इन सभी चीज़ों को आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको दी गई है, वो इस तथ्य के थ्रू दी गई है कि कहाँ पे आप सिंगुलर नंबर दिस, दैट, प्लूरल दीज़, दोज़ का यूज़ करते हैं। दिस का नियर के लिए और डिस्टेंस में अगर करते हैं तो नियर के लिए करते हैं। अगर हम दैट और दोस्त क्या करते हैं तो रिमोट, दूर के लिए जो कोई वस्तु होती है उसके लिए करते हैं। उसके एग्जाम्पल को अच्छे से समझाया गया है, यहाँ पे पूरा क्लियर किया गया है कि कैसे आप इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ें और समझिए। अगर कोई मान लीजिए सेंटेंस आप स्टार्ट करते हैं, अगर वो जानवर या वस्तु को पहली बार डेमोन्स्ट्रेट करना हो, उस पर अधिकार दिखाना हो, तो उसका प्रयोग हम दिस से करते हैं। लेकिन अगर उसका बार-बार यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटे, इट का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं मेरे बच्चे? इट का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके के चीज़ों को पूरा क्लियर किया गया और एक-एक लाइन, मतलब जो कॉन्सेप्ट जिस लाइन में सूटेबल होगा और जहाँ से उसके कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में सीधे-सीधे क्लियर हो जाए, वहाँ से इस बुक में समझाया गया है। अब देखिए सच को एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है कि कैसे एडजेक्टिव होगा, कब ये फ्रेज़ बनेगा, कब इसके साथ एज़ का यूज़ करेंगे, कब दैट का यूज़ करेंगे। ये सभी का सभी यूज़ किया गया है। सेम के साथ भी, द सेम के साथ भी समझाया गया है। तो थोड़ा-सा अगर जानकारी लेंगे, अब आता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड द रिलेटिव प्रोनाउन, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं और इनका प्रयोग एंटीसीडेंट के अनुसार किया जाता है। एंटीसीडेंट के अनुसार ही हमें सही रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। एंटीसीडेंट, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव। अब देखिए एंटीसीडेंट में पर्सन, एनिमल, थिंग्स, नो एंटीसीडेंट और प्लेस, टाइम, रीजन, एनिमल, पर्सन और थिंग की बात होती है। सब्जेक्टिव में हु, विच, नो एंटीसीडेंट में केवल व्हाट आता है। क्या आता है बच्चे? जिसमें कोई उसके व्हाट से पहले कोई सब्जेक्ट की चर्चा नहीं की जाती है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है? जो कि आप बुक पढ़ेंगे तो चीजें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया गया है। उसके बाद टाइम की बात हो रही है। रीजन में व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, दैट, whom, which, what और whose और of which सभी की चर्चा की गई कि of which का यूज कहाँ करेंगे। जनरली आपको पता है कि which का यूज नॉन लिविंग के लिए किया जाता है, लेकिन of which का यूज जो है वो लिविंग के लिए भी किया जाता है। इन सभी चीजों को डिटेल से समझने के लिए इस बुक के हर एक कंटेंट को पढ़ेंगे आप, हर एक पॉइंट को समझेंगे कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट कैसे समझाया गया है, क्या-क्या बताया गया है उसमें, इन सभी चीज़ों को। उसके बाद रिलेटिव क्लॉज़ बताया गया है कि क्या है डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्या है। रिलेटिव क्लॉज़ में डिफाइनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप देखेंगे तो समझेंगे क्योंकि बहुत किसी बुक में ये रिलेटिव क्लॉज़ के बारे में नहीं समझाया गया कि डिफाइनिंग क्या होता है, नॉन डिफाइनिंग क्या होता है। लेकिन यहाँ पे पूरा क्लियर किया गया है कि डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्या है और रिलेटिव क्लॉज कैसे समझाया गया है। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज को भी पूरा पूरा क्लियर किया गया है इसके एग्जाम्पल के साथ। नॉन डिफाइनिंग को भी पूरा क्लियर किया गया है इसके एग्जाम्पल के साथ। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हु का यूज बताया गया है आपको। हु से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। अब हुम का बताया गया है ऑब्जेक्टिव केस में, फिर विच ऑफ विच का बताया गया है, फिर हुज का बताया गया है, फिर व्हाट का बताया गया है, फिर सब्जेक्टिव केस विच का बताया गया है, फिर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का बताया गया है।
ये देखिए हर एक पॉइंट को कितना बेहतर ढंग से प्रेपोजिशन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन का क्या रोल है, ये भी क्लियर यहाँ पे किया गया पॉइंट टू पॉइंट में। अब ये प्रेपोजिशन भी यहाँ से आपको बहुत हद तक समझ में आएगा कि प्रेपोजिशन भाई होता क्या क्या है। अब इस तरीके से अगर आप और चीजों को देखेंगे तो दैट आपके पास आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को भी पूरा क्लियर किया गया कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कब आपका कहाँ यूज होता है, कब ये क्वेश्चन पूछने इंटेरोगेट करता है, कब ये रिलेटिव बनता है, कब ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आ जाता है, कब ये कंजंक्शन बन जाता है, इसके विषय में पूरा पॉइंट टू पॉइंट डिटेल करवाया गया है, जिसमें सब्जेक्ट हु इन सभी का पूरा व्हाट का यूज करवाया गया है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को भी पूरा क्लियर किया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बाद ये प्रोनाउन आपका खत्म होता है। अब यहाँ पे आ जाता है प्रोनाउन बेस्ड चैप्टर वाइज एरर्स के क्वेश्चन आते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके बन जाते हैं। अब यहाँ से आपको तय करना है कि क्या कैसे करना है और किस तरह के करना है। अब देखिए हर एक चैप्टर में जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन सेट 1 कॉमन एरर, सेट फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, इन सभी को समझाया गया है एक एक करके। क्योंकि आपको पता है कि ग्रामर के 3 आधार हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, कॉमन एरर एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो इन तीनों से एक्सरसाइज के रूप में एक एक चैप्टर, चाहे वो नाउन का हो, चाहे प्रोनाउन का हो, चाहे वर्ब का हो, एडजेक्टिव का हो, किसी भी चैप्टर की अगर हम बात कर ले इस बुक में, तो उसको तथ्यता रूप से समझाया गया कि कितने सेंटेंस इंप्रूवमेंट बन सकते हैं, कितने फिल इन द ब्लैंक्स बन सकते हैं और क्या इसका एरर हो सकता है, इन सभी चीज का। ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन, इसके एक्सप्लेनेशन तो मत पूछो भाई, इसका एक्सप्लेनेशन इतना बेहतर है कि पढ़ने के बाद तो लगता है कि क्वेश्चन में अगर चैप्टर एक बार ना भी पढ़े तो क्वेश्चन से ही पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है कि क्या यूज किया गया और क्या यूज नहीं किया गया। राइट बच्चे, तो ये बुक आपको क्वेश्चंस के मामले मतलब कंटेंट के मामले में तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर क्वेश्चन जिस बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, चैप्टर वाइज होनी चाहिए, वो इस बुक को लेके अपने आप को संतुष्ट कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है, अपने आप को कंटेंटेड रख सकता है कि यहाँ पे कैसे। अब हर एक सेट 2 में देखिए फिर से कॉमन एरर है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर यहाँ पे सेट 3 में कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, सभी चीज के बारे में एकदम पूरा क्लियर करके बताया गया। देखिए यहाँ पे नथिंग के साथ बताया गया, इट्स आएगा या इट्स आएगा। हाँ, इसमें तो और अच्छी बात बता दे, इट और ITS, इट्स और IT''S, इट्स, इसके बारे में भी क्लियर बताया गया है कि कहाँ यूज करेंगे। अब देखिए कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स के जितने भी एक्सप्लेनेशन है, ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ओ माय गॉड, मैं खुद इतना चीजों को देख के मुझे लगता है कि इतना चीज सिर्फ बताने में जब मुझे इतना समय लग रहा है, तो जो बच्चा पढ़ेगा उसको कितना आनंद आएगा। और मुझे बताते हुए भी इतनी खुशी मिलती है कि मैं बार बार चाहता हूँ कि मैं आऊँ, लेकिन मैं तो दूर रहता हूँ, इसलिए मैं डेली नहीं आ पाता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डेली आके आपके साथ जल्दी से जल्दी इस 27 चैप्टर्स को पूरा पूरा का विस्तार से बताऊं, जिससे कि आप इन चीजों को अच्छे से समझ पाए। अब यहाँ पे देखिए सारे के सारे पॉइंट, जितने भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जितने भी एक्सप्लेनेशन, इवन ऑफ देखिए छोटी सी बात समझिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आपने बहुत सारे बुकों में देखा होगा, फिल इन द ब्लैंक्स से सिर्फ आंसर लिख दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को भी क्लियर किया गया है, एक एक लाइन समझाया गया कि क्यों हुआ वहां पे हमें क्यों करना, वाई शुड वी यूज दिस वर्ड और दैट वर्ड, इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया है इस बुक में। इसलिए कहता हूं मैं ये बुक, अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से केवल क्वेश्चन है जो कि बहुत कम बुक में मिलता है कि एक चैप्टर से। इसके बिहाफ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस, कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तीनों का तीनों दिया गया, और इसके जितने भी एक्सप्लेनेशन है, मार्वेलस एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। फिर आंसर्स के साथ इसको चीजों को समझिए कि कब नो एरर। अब देखिए एक तो क्या है, मैं बहुत सारे बुकों में देखता हूँ कि नो एरर को सिर्फ नो एरर दिखा जाता है। अब इसमें भी रीजन दिया गया है कि भाई नो एरर क्यों है। एक दिमाग में सेट होता है ना कि नो एरर, तो नो एरर होने से मतलब नहीं है। अगर एग्जाम में आता है तो नो एरर है ऐसा कैसे पता चलेगा, इसका भी बेहतर ढंग से आपको एक्सप्लेनेशन मिला है इस बुक में। तो इस तरीके से चीजों को आप देखते जाइए। अभी देखिए सिर्फ मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो मैं हाँफ रहा हूं, ठीक है, मैं इतना थक चुका हूं। तो आप जब इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो आपके दिमाग का नॉलेज क्या होगा, आप एक टीचर से भी ज्यादा नॉलेज रख सकते हैं। क्योंकि आपको एक टीचर से ज्यादा नॉलेज इसलिए भी रखना होगा क्योंकि आप एक कैंडिडेट, और कैंडिडेट का मतलब क्या होता है,
अपने आप में एक नॉलेज पूर्ण होना, जिससे कि आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो वो एग्जाम आपका क्लियर हो। तो इस तरीके की चीजों को आप समझते जाएंगे तो चीजें क्लियर है। अब देखिए क्या आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मतलब आप थकेंगे, आप थक जाएंगे, लेकिन ये बुक थकने वाला नहीं है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में सब कुछ बताया गया है। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कैसे बेहतर ढंग से दिया गया है, और चीजों को क्लियर करवाना है कि आप कैसे, ठीक है। आपको ये नहीं कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको अपने भाई, चाचा, ताऊ के बेटे, और क्या किसी टीचर या पड़ोस वाली आंटी, किसी से सहायता लेनी पड़ेगी कि इसका मतलब क्या हुआ, इस बुक में ऐसे दिया गया मुझे समझना है। लेकिन आप जब एक्सप्लेनेशन ही पढ़ लोगे तो आप लोगों को समझा पाओगे कि व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे का जो छिपा हुआ रीजन है वो रीजन आप खुद दे पाओगे मेरे बच्चे कि क्या है। लेकिन इससे लिए आपको ये बुक को बहुत अच्छे से धैर्य पूर्वक पढ़ना होगा। कहा जाता है कि पेशेंस इज द कैंपेनियन ऑफ विजडम, मतलब धैर्य बुद्धिमत्ता की पहचान है, और इस बुक को लिखने वाला व्यक्ति एक धैर्यवान व्यक्ति है, और इसलिए उन्होंने एक एक चीज को बहुत बारीकी से लिखा है। मैं तो जब भी मैं उनसे मिलता हूं बस यही प्रार्थना करता हूं कि आपके साथ सहजता मेरे अंदर कब आएगी कि जो मैं इतना सरलता से चीजों को डिफाइन कर पाऊं। तो ये सारी चीजें यहां से क्लियर करना है आपको। अब देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, तो भाई रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो ही होते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन देखिए कितने क्वेश्चन आप देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन रेसिप्रोकल प्रोनाउन खत्म नहीं होने वाला है। तो ये चीजें आपको क्लियर करना है। इसके आंसर्स को भी क्लियर करना है कि आंसर्स क्या है, कैसे बताया गया है। आपको किसी भी चीजों से कहीं से भी यूज करने की जरूरत नहीं। और आपको बता दो यूट्यूब पे भी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलता है जहां से पूरा चैप्टर बाय चैप्टर चीजें क्लियर हो पाए, लेकिन इस बुक के थ्रू आपको पूरा का पूरा चीजें मिलता है। अब देखिए रेडी टू कॉर्नर प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के बारे में अब मतलब क्या है, चैप्टर वाइज तो चैप्टर वाइज था, अब रिकॉर्नर भी बताया गया कि छोटा छोटा क्वेश्चन किस तरह से सेट किया गया, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 करके ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। और ये इसके क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, ये होमवर्क नहीं है। ये क्वेश्चन के साथ साथ आपका यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन के कम से कम क्या है, 6 से 7 सेट दिए गए हैं, जो आप पढ़ेंगे तो बताया जाएगा क्या है। अब इसमें से आपको ये बताया गया कि भाई जो आप बोलते हो अंग्रेजी में, कभी कभी आप अंग्रेजी में जो बोलते हो वो करेक्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है, वो सभी चीज आपको एक एक सेंटेंस के थ्रू बताया गया है कि आप सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो उसमें ये आप करेक्शन ढूंढ पाएंगे कि एक्चुअल में मैं जो बोल रहा था वो सही था, जो ये लिखा हुआ है वो सही है। इन चीजों में भी आप तुलनात्मक कर सकते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि कंपैरिजन करके जो बच्चा पढ़ता है वही आज के जमाने में सक्सेस है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि ये बुक आप जरूर से जरूर खरीदें, और खरीदने के साथ आप सिर्फ खरीदे ही नहीं, खरीदने के बाद इसे पढ़े भी, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपको आपके मन में ग्रामर से संबंधित कोई भ्रम नहीं रहेगा कि आपको करना क्या है और कैसे पढ़ना है। उसके बाद आपको मैं और बुक के बारे में बताऊंगा कि जो सर ने बुक लिखा है वॉकैब, जो कि आज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, वो भी उसके बारे में भी बताऊंगे कि वो बुक क्यों पहले। लेकिन इसके 27 चैप्टर्स हम क्लियर करते हैं, उसके बाद हम उस बुक के बारे में बताएंगे। अब हम अगले क्लास में जो पढ़ेंगे, ठीक है, पहले मुझे पानी पीने दीजिए क्योंकि मैं ऑलरेडी थक चुका हूं इतना बताते बताते। पानी दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए मैं खुद हाँफ रहा हूं, मैं खुद हाँफ रहा हूं, तो सोचिए कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो कितना मार्वेलस होगा, कितना होगा। मतलब आप जिस चीज को पाना चाहेंगे इस वो मिलेगा आपको। लेकिन क्या है कि इसके लिए आपको धैर्य और इस बुक को खरीद कर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो इस दुनिया में आपके लिए सब कुछ संभव है। अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो आप सब कुछ संभव नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक व्यक्ति कोई अच्छा बिजनेसमैन नहीं हो सकता है, लेकिन अगर वो अच्छे से पढ़े तो वो एक सर्विस जरूर कर सकता है और एक ऐसे उच्च पद पे जा सकता है जहां से वो अपने आप को, अपने परिवार को, और वो जिसको आज तक टाइम देना चाह रहा है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं पानी पीने के बाद विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। द इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है हमारा, द एडजेक्टिव। ये 4th चैप्टर होगा जो हम पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।